नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था 10वीं क्लास का, और उसका जो 10वीं क्लास का विज्ञान का जो 9वां पाठ था प्रकाश नाम का, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था परावर्तन। आज हम उसी टॉपिक को और उसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे दर्पण। हमने प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा पढ़ ली थी और नियम पढ़ लिए थे, प्रकार पढ़ लिए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे दर्पण। मैंने कल बता दिया था कि जो प्रकाश के परावर्तन की घटना संपन्न होती है वो प्रकाश की घटना दर्पण में संपन्न होती है। तो आज उसी टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए आगे देखते हैं हम टॉपिक का क्या नाम है। टॉपिक का नाम है दर्पण। तो दर्पण को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो देखिए टॉपिक का क्या नाम है, दर्पण। और स्टूडेंट्स, इस दर्पण को हम सामान्य भाषा में, हमारी भाषा में बोल सकते हैं कांच। अब देखिए, आपको कोई ये पूछे कि इस दर्पण की परिभाषा बताइए, तो दर्पण की क्या परिभाषा बताओगे। मान लीजिए कि कोई भी कांच है, उस कांच के एक सतह पर किसी पदार्थ का लेपन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए चांदी का कर दिया या फिर सोडियम का कर दिया। तो एक तरफ हमें किसी पदार्थ का लेपन कर देते हैं, तो दूसरी तरफ का जो भाग है वो दर्पण का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं हम क्या, दर्पण के प्रकार। ठीक है, फिर दर्पण के प्रकार के बाद में पढ़ेंगे हम इसमें दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अगला जो इसी में टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। उसके बाद में अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे हम दर्पण में परावर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे, दर्पण में परावर्तन के नियम। फिर इसमें हम अगला टॉपिक पढ़ लेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ेंगे, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, उसके बाद में अगला टॉपिक पढ़ लेंगे हम दर्पण से संबंधित या दर्पण में प्रतिबिंब बनना। ये भी हम किस में पढ़ लेंगे, दर्पण के अंदर पढ़ लेंगे। फिर अगला पढ़ लेंगे हम इसी के अंदर, क्या पढ़ेंगे, तो इसी में पढ़ लेंगे दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग, ये सभी टॉपिक हम इस दर्पण में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है दर्पण के प्रकार। तो देखिए दर्पण के प्रकार क्या कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक कौन सा है, दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, और देखिए दर्पण के प्रकार कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से स्टूडेंट्स, जो दर्पण है वो दर्पण दो प्रकार का होता है।
कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सबसे पहला जो दर्पण होगा, ये सबसे पहला दर्पण होगा समतल दर्पण। अब कई स्टूडेंट ये भी बता देंगे कि सर गोलीय दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण 2 ही प्रकार का होता है। नहीं स्टूडेंट, यहाँ हम पढ़ेंगे सबसे पहला प्रकार कौन सा है दर्पण का? समतल दर्पण। कौन सा प्रकार पढ़ेंगे? समतल दर्पण। दूसरा जो प्रकार पढ़ेंगे वो दूसरा प्रकार पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण। कौन सा प्रकार पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। और यहाँ जो गोलीय दर्पण है वो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला जो होगा वो होगा अवतल दर्पण। कौन सा होगा स्टूडेंट्स? तो आप बता दोगे सर अवतल दर्पण। और दूसरा जो होगा वो होगा उत्तल दर्पण। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने पढ़ा है दर्पण के प्रकार। दर्पण 2 प्रकार का हो गया, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे उसकी परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे। और जो गोलीय दर्पण है उसके प्रकार हमने पढ़ लिए 2। कौन कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ सबसे पहला हम पढ़ेंगे और वो सबसे पहला है कौन सा? समतल दर्पण। कौन सा है? समतल दर्पण। समतल दर्पण कोई भी ऐसी समतल वस्तु जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है। कोई भी ऐसी समतल वस्तु जो क्या कर देती है? प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है। वो दर्पण या वो वस्तु किसका काम कर सकती है? समतल दर्पण का काम कर सकती है। जैसे मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, ये बोर्ड एक समतल दर्पण का कार्य कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम समतल दर्पण की परिभाषा कैसे लिखेंगे? यहाँ वस्तु की जगह क्या लेंगे? दर्पण। क्या कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? कैसा होगा परावर्तक पृष्ठ? नाम से ही पता चल रहा है कि उसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। कैसा होता है? समतल होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम समझना चाहो तो डायग्राम जैसे मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण का उदाहरण हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक कांच था, इस कांच के एक तरफ हमने एक तरफ या तो सोडियम का या चांदी का लेपन कर दिया। ठीक है, तो चांदी का लेपन करने पर इसी कांच का जो दूसरी तरफ का भाग था, ये दूसरी तरफ का भाग एक दर्पण का काम कर रहा है। और ये दर्पण कैसा दर्पण है? तो आप इसको बता दोगे ये दर्पण समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। ये कैसा दर्पण है स्टूडेंट्स? तो आप कह दोगे कि सर ये समतल दर्पण है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो दर्पण होगा वो दूसरा दर्पण कौन सा है? गोलीय दर्पण। तो यहाँ हम दूसरा टॉपिक डाल लेते हैं और दूसरा टॉपिक क्या हो गया? गोलीय दर्पण। कौन सा हो गया? गोलीय दर्पण। देखिए यहाँ हमने दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा माना है? समतल माना है। कैसा माना है? यहाँ देखिए यहाँ हमने माना है समतल। तो इसका मतलब अब इस गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होगी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोल हो।
कैसा हो? गोल हो। वो दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे अब परिभाषा लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे इसकी परिभाषा? कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है। कैसा होता है? तो स्टूडेंट्स आप बता दोगे कि परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोल होता है। वो दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। कैसा दर्पण कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। अब देखिए, ये गोलीय जो दर्पण है वो कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला कौन सा है? अवतल दर्पण, और दूसरा कौन सा है? उत्तल दर्पण। पहला दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम दोनों की परिभाषाएं पढ़ेंगे। यहाँ हम दोनों की परिभाषाएं पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? अवतल दर्पण। तो देखिए, यहाँ हम अवतल दर्पण की परिभाषा पढ़ते हैं। अवतल दर्पण। देखिए भाई, पहले आप यहाँ डायग्राम देखो अवतल दर्पण का। डायग्राम क्या कहता है? मान लीजिए हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोल हो। तो हम एक गोल कांच का टुकड़ा लेते हैं। गोल कांच का टुकड़ा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक गोल कांच का टुकड़ा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? एक गोलीय कांच का टुकड़ा। ऐसे ही हम दूसरा ले लेते हैं। यहीं पर ये ले लिया साहब, ये दूसरा ले लिया हमने गोल कांच का टुकड़ा। अब इसके बाहर की ओर, ये बाहर की ओर हमने किसी भी एक पदार्थ का क्या कर लिया? लेपन कर लिया। किसी भी एक पदार्थ का क्या कर लिया? लेपन कर लिया। तो इस तरफ तो हमने लेपन कर लिया। तो अब दूसरा, इस तरफ का जो भाग है, इसी कांच के टुकड़े का अंदर वाली तरफ का जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। अंदर वाली तरफ का भाग क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। और ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे? कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किस तरफ है? देखिए किस तरफ है, सब पता चल रहा है सभी को कि अंदर है या बाहर है। तो आप कह दोगे कि अंदर की ओर है। किस तरफ है? अंदर की ओर। तो मतलब परिभाषा क्या होगी? कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किस तरफ होता है? अंदर की तरफ होता है। किस तरफ होता है? अंदर की ओर। ऐसे ही देखिए, मान लीजिए अब दूसरा जो दर्पण होगा, इसमें इस कांच के टुकड़े के अंदर हमने अंदर की ओर लेपन कर दिया। किस ओर लेपन किया है? अंदर की ओर। तो इसका मतलब अब परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? बाहर की ओर वाला। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे कि ये बाहर की ओर वाला परावर्तक पृष्ठ है। तो जो बाहर की ओर वाला परावर्तक पृष्ठ होता है तो वो दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा दर्पण हो गया? तो ये हो गया अवतल दर्पण। कैसा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। और ये कैसा दर्पण हो गया? तो इसके लिए आप कह दोगे कि ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ अब परिभाषा पढ़ो। देखो परिभाषा क्या लिखोगे? कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किस तरफ है स्टूडेंट्स? तो अंदर की ओर है। तो यहाँ लिख लेंगे अंदर की तरफ होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ
अंदर की तरफ होता है। ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? तो ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। फिर आगे देखिए, दूसरा जो होगा वो दूसरा क्यों कौन सा है? तो दूसरा है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ किस तरफ है? बाहर की ओर। तो यहाँ हमने परिभाषा लिखी है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर होता है? अंदर की तरफ होता है। तो अब यहाँ क्या लिख लेंगे कि जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। तो यहाँ टॉपिक हो गया हमारा कौन सा? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में परिभाषा क्या होगी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ होता है, ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक टॉपिक जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, दर्पण के प्रकार। उस दर्पण के प्रकार में हमने दो चीजें पढ़ ली, समतल दर्पण और कौन सा पढ़ा? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में हम दो प्रकार पढ़ लिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिनकी परिभाषाएं भी हमने पढ़ ली और डायग्राम भी इधर बना करके बता दिया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए, आगे हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। टॉपिक है हमारा दूसरा, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखिए कौन कौन सी परिभाषाएं। सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो सबसे पहले परिभाषा आती है ध्रुव की, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोल। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये एक दर्पण है और ये दर्पण है कौन सा? अवतल दर्पण। कैसे पता चला कि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ होने के कारण ये कौन सा दर्पण हो गया? तो ये हो गया अवतल दर्पण। कैसा दर्पण हो गया? ये अवतल दर्पण। ठीक है, इसका ये A और B एक परावर्तक पृष्ठ है, सही है। इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ है, ये इसका क्या है? मध्य बिंदु। और ये मध्य बिंदु ही, ये परावर्तक पृष्ठ है और इस परावर्तक पृष्ठ का ये जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु ही दर्पण का पोल ध्रुव कहलाता है। ये क्या हो गया? पोल हो गया, ध्रुव हो गया। तो परिभाषा क्या होगी? क्या होगी? यहाँ लिख लेंगे कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप कह दोगे ध्रुव कहलाता है। किसे कह रहे हैं ध्रुव? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। उसके बाद में दूसरी जो परिभाषा आती है वो दूसरी परिभाषा आती है वक्रता केंद्र की।
किसकी परिभाषा आती है? वक्रता केंद्र की, जिसको आप किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। देखिए स्टूडेंट्स, दर्पण के जो गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण को हम गोले का कटा हुआ अंश मानते हैं। गोले का क्या मान रहे हैं? कटा हुआ अंश। ये इधर दूसरा कौन सा दर्पण हो गया? तो ये इस तरफ दूसरा दर्पण हो गया अवतल दर्पण। कैसा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। और ये कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? तो आप कह दोगे कि ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक है। तो इस गोलीय दर्पण को हम गोले का कटा हुआ अंश मानते हैं, भाग मानते हैं। सही है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक पूरा गोला था इस प्रकार से, और ये भी एक पूरा गोला था इस प्रकार से। सही है। तो आपको पता है कि इस गोले का एक केंद्र होगा, ये केंद्र C हो गया, और इस तरफ ये केंद्र क्या हो गया? C हो गया, और ये इसका क्या हो गया? दूर। ठीक, सही है। तो इस गोले का केंद्र ही दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। परिभाषा कैसे लिखोगे? कि गोलीय दर्पण को गोले का कटा हुआ अंश माना जाता है, और उस गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिख लेंगे कि गोलीय दर्पण को गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, या गोले का कटा हुआ अंश माना जाता है। कटा हुआ भाग या कटा हुआ अंश माना जाता है, माना जाता है। और उस गोले का केंद्र, कौन से गोले का? जिसको कटा हुआ अंश मानते हैं दर्पण को, तो उस गोले का केंद्र, गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है? तो यहाँ लिख दोगे, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, कहलाता है। सही है। उसके बाद में तीसरी जो परिभाषा आती है, वो तीसरी परिभाषा आती है वक्रता त्रिज्या की। किसकी परिभाषा आ रही है? वक्रता त्रिज्या, जिसको आप किससे प्रदर्शित करोगे? कैपिटल R से प्रदर्शित करोगे। तो देखिए वक्रता त्रिज्या, यहाँ हमने वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या पढ़ी? कि गोलीय दर्पण को गोले का कटा हुआ अंश मानते हैं। तो यहाँ पर भी यही परिभाषा होगी कि गोलीय दर्पण को गोले का कटा हुआ अंश मानते हैं। इस गोले की त्रिज्या, ये गोले की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। इधर ये गोले की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। सही है। तो इस गोले की त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहीं से परिभाषा लिख लोगे आप स्वयं कि गोलीय दर्पण को गोले का कटा हुआ अंश माना जाता है। उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की, यहाँ क्या है? केंद्र। यहाँ लास्ट में क्या लिख लेंगे? उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे हम कि गोलीय दर्पण को गोले का क्या मान रहे हैं? कटा हुआ अंश मान रहे हैं। तो कटा हुआ अंश माना जाता है, माना जाता है। उस गोले की त्रिज्या ही, उस गोले की त्रिज्या
दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या कंप्लीट हो गई। उसके बाद में चौथा जो टॉपिक आता है, वो चौथा टॉपिक आता है मुख्य एक्स का। तो देखिए मुख्य एक्स ये क्या है भाई? ये दर्पण का वक्रता केंद्र है और ये क्या है? ध्रुव है। इन दोनों से जो एक सीधी सरल रेखा निकलती है, वो सीधी सरल रेखा क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य एक्स कहलाती है। तो परिभाषा लिख लेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव पोल से निकलने वाली सरल रेखा या गुजरने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य एक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य एक्स कहलाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब देखिए आगे अगली जो परिभाषा पढ़ेंगे हम, अगली परिभाषा पढ़ेंगे हम फोकस की। किसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम? फोकस या मुख्य फोकस। यहाँ लिख लेंगे मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एफ से। देखिए मुख्य फोकस किसे कह रहे हैं? मान लीजिए कि ये दर्पण का मुख्य एक्स है, सही है। अब इस मुख्य एक्स के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं ऐसे। ये मुख्य एक्स के समांतर दर्पण पर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, सही है। पहले हमने पढ़ा है कि दर्पण में परावर्तन की घटना संपन्न होती है। तो यहाँ देखिए ये प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स से होकर के मुख्य एक्स को चीरती हुई निकलेगी। ऐसे ही ये निकलेगी, ऐसे ही ये निकल जाएगी और ऐसे ही ये निकल जाएगी। और ये एक बिंदु हो गया जो क्या कहलाया? एफ, मुख्य फोकस कहलाया। मतलब परिभाषा क्या होगी कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के जिस बिंदु से होकर निकलती है, मुख्य एक्स के जिस बिंदु से होकर निकलती है, वो बिंदु उस दर्पण का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। तो यहाँ परिभाषा क्या लिख लेंगे? ऐसे ही उसकी अगर लिखना चाहो या समझना चाहो तो देखिए ये इस दर्पण का क्या हो गया? मुख्य एक्स हो गया। इस मुख्य एक्स के समांतर प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आपतित हो रही हैं। इसका एक गुण है, इस दर्पण का एक गुण है कि ये आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है। तो ये जैसे मान लीजिए इस तरफ ऐसे बिखेर दे रहा है, ये प्रकाश की किरणों को इस तरफ बिखेर रहा है, ये सही है। अब इनका क्या हुआ? परावर्तन हुआ तो ये मुख्य फोकस से होकर इस प्रकार से निकल जाती हैं और ये बिंदु इसका क्या कहलाया? मुख्य फोकस। तो यहाँ परिभाषा लिख लेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य एक्स के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। और अब लास्ट जो परिभाषा है वो लास्ट परिभाषा है फोकस दूरी की। फोकस दूरी, और इस फोकस दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से। देखिए क्या कह रहे हैं? फोकस दूरी ये इस दर्पण का क्या है? फोकस बिंदु है, सही है। और ये इस दर्पण का क्या है? ध्रुव है। इन दोनों के मध्य दूरी है और ये दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो परिभाषा क्या लिख लेंगे यहाँ कि दर्पण के ध्रुव व फोकस के मध्य की दूरी को, ध्रुव व फोकस के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो स्टूडेंट्स
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।